गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एसएससी की इस हिस्ट्री की क्लास में। आप जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। देवभूति, पूजा, अमन, अंकित, शिवानी, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ स्क्रीन पर नजर आए हैं। साथ में जुड़ी है कृतिका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। प्रिया, शिवम, पॉल, विनोद, अंजलि, लीना, अमन, विशाल, मंजेश, रंजीत, शाबाज, नवरतन, और अनिल भी यहां पर मौजूद हुए हैं। आइए जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से ही हम इस बैच का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, इस बैच का नाम है एसएससी की हिस्ट्री, जो कि हमने एसएससी की जीएस का जो फॉर्मेट तैयार किया है, जो फॉर्मेट बनाया है, जिसकी शुरुआत हमने जून से की थी, बस उसी फॉर्मेट पर आधारित है ये एसएससी की जीएस का बैच। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 11 बजे से लेकर एसएससी की हिस्ट्री की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इस बैच की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, 1 अगस्त से हम कर रहे हैं। और ये जो बैच है, इसको हम इसी महीने के अंत तक, यानी कि 31 अगस्त तक क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। रोज क्लास चलेगी इसी टाइम पर, और हम इसमें कवर करेंगे वो हिस्ट्री जो कि पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम में। लेकिन अगर एसएससी के एग्जाम की बात करें तो एसएससी के किस एग्जाम के लिए, भाई एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सारे के सारे एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो जो कि दिल्ली पुलिस के लिए होता है, इसके अलावा एसएससी में स्टेनोग्राफर का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल का एग्जाम, इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये पूरी तरीके से बैच कारगर रहेगा। और इसके अलावा इसी लेवल के, ग्रेजुएट लेवल के जो आप स्टेट एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, इन सब बैचेस या इन सब एग्जाम्स के लिए भी ये बैच पूरी तरीके से आपको मदद करेगा, पूरी तरीके से कारगर रहेगा। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास की, लेकिन आज से ही एसएससी की स्टैटिक जीके का भी बैच शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से स्टैटिक जीके में भी एनरोल कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके की क्लास होगी 3 बजे से, दोपहर को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम एसएससी की स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जब हम एसएससी का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उस एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं जो कि हिस्ट्री से, स्टैटिक जीके से और पॉलिटी से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि इतिहास, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह बनता है कि क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही इतिहास होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं, केवल उन्हीं घटनाओं को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। हिस्ट्री एक यूनानी शब्द से, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो ग्रीक वर्ड कहलाता है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। और इसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर ही शब्द बना है हिस्ट्री। और ध्यान रखेंगे, एक यूनानी व्यक्ति, एक यूनानी पर्सन जिसका नाम था हेरोडोटस, उसी ने सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि ये नेक काम सबसे पहले हेरोडोटस के ही द्वारा किया गया था, इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री,
या इतिहास का पिता? हेरोडोटस कहलाता है इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। एसएससी के एग्जाम के लिए या कोई भी वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिलेबस में आपको पढ़ना है केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, केवल और केवल भारतीय इतिहास के बारे में। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास इसमें हम कवर करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और फिर मॉडर्न इंडिया या जिसको आप हिंदी में कहते हैं आधुनिक भारत। ये 3 मेजर पार्ट्स हमें पढ़ने हैं हिस्ट्री में। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से, सबसे पहले प्राचीन इतिहास से। और सबसे ही पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इतिहास को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, या एंशिएंट इंडिया को हम किस किस पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। सर क्या ये क्लास बाद में सेव हो जाएंगी? जी हां, बिल्कुल हो जाएंगी। ये क्लास आपके एप्लीकेशन पर सेव्ड रहेगी, आपके एप्लीकेशन पर बनी रहेगी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिस्ट्री के डिवीजन के बारे में, या एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले ही दिया है डिवीजन ऑफ प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का विभाजन। तो अगर हम बात करें दोस्तों एंशिएंट इंडिया की, अगर हम बात करें प्राचीन भारत के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे कि हम एंशिएंट इंडिया को, हम प्राचीन भारत को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, या जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन पीरियड इसको कहा जाता है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को या प्राचीन इतिहास को क्या किया है, डिवाइड किया है या विभाजित किया है। लेकिन इन तीनों पार्ट्स में, इन तीनों भागों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, उस पीरियड को कहा जाता है जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य इस पीरियड का हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य के द्वारा लिपियां भी लिखनी शुरू नहीं की गई थी। उस समय मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं हुआ करती थी, कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर हुआ करता था और उसका मुख्य कार्य केवल और केवल अपने लिए भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था। उसी पीरियड को हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड या स्टोन पीरियड कहा है या पाषाण काल कहा है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों उस पीरियड को कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें आज तक मिले हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के या आद्य ऐतिहासिक काल के, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें आज तक भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि उस समय मनुष्य के द्वारा क्या कहने की या क्या कन्वे करने की कोशिश की गई थी। कहने का मतलब मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था, मनुष्य ने लिपियां तो लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या लिखा ये हम आज तक समझ नहीं पाए।
क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो एक चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी जिसको चित्र बना बनाकर लिखा जाता था। अगर अल्फाबेट्स होते तो शायद हम उसे डिकोड कर लेते, लेकिन इसमें अल्फाबेट्स या सिंबल्स का प्रयोग नहीं बल्कि पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया था। पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल करके ही इस लिपि को लिखा जाता था। इसीलिए हमने उसको क्या कहा? आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सर क्या ये सीडीएस के लिए सफिशिएंट है? मेरे भाई, मैंने आते ही आपको बताया दिस इज एसएससी की जीएस। ये एसएससी की जीएस है और आप सीडीएस की बात कर रहे हैं तो सीडीएस कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। तो यूपीएससी सीडीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे हिस्ट्री स्पेशल बैच में एनरोल कीजिए। हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल बैचेस भी चल रहे हैं, आ चुके हैं, आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा। सीडीएस के लिए वो बैच आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सीडीएस से मदद नहीं मिलेगी या इस बैच से आपको सीडीएस में मदद नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें पढ़ने का लेवल थोड़ा सा और ज्यादा हाई होता है। यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स को और वो सारे के सारे वनडे एग्जाम्स को जो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर करवाए जाते हैं, उसको हम यहां पर क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। आई होप आप बात समझ गए होंगे, बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा पीरियड होता है हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल। अब ये ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल वो काल माना जाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है। और ध्यान रखेंगे जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन सारे के सारे लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। उस पीरियड को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें, इन तीनों पीरियड्स की आपस में तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे पुराना जो पीरियड रहा वो कौन सा रहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन पीरियड या पाषाण काल। इसीलिए हम पाषाण काल को फर्दर 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल। सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। यहां पर लिखा है 20 लाख वर्ष बीपी, यानी कि 20 लाख वर्ष बिफोर प्रेजेंट। बीपी का मतलब क्या है? आज से पहले या बिफोर प्रेजेंट। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। भाई अगर आप इतिहास में डेट्स की बात करें, अगर हम इतिहास में तिथियों की बात करें, तो आप जानते हैं कि इतिहास में डेट्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे सबसे पहले इस्तेमाल हुआ बीपी, तो बीपी का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान से पहले। और वर्तमान से कितना पहले? तो यहां पर साफ साफ लिखा है 20 लाख वर्ष बीपी, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले का पीरियड। उसी को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, उसी को हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद अगला होता है मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 12,000 साल पुरानी बात है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट 12,000 ईयर्स। 12,000 साल आज से पहले। और एक होता है नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नव पाषाण काल, जो कि बिफोर प्रेजेंट 10,000, आज से लगभग 10,000 साल पहले का पीरियड। उसी को क्या कहा जाता है? नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, नव पाषाण काल कहा जाता है। और अगर मैं मोटे मोटे तौर पर तीनों काल के बारे में
आपको अंतर स्पष्ट करूं, आपको डिफरेंस स्पष्ट करूं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल उस काल को माना जाता है जो कि फूड गैदरिंग पीरियड कहलाता है, जो कि आखेटक और भोजन संग्रहण काल कहलाता है। ये वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। मनुष्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार किया करता था और मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही क्या था? फूड गैदरिंग, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, अपने लिए भोजन संग्रहण करना। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल की। लेकिन धीरे धीरे जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, तो मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई। और जब मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई, या जिस काल में मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, उसी को कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड, उसी को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। उसी को मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, और ध्यान रखेंगे वी एंटर्ड इनटू नियोलिथिक पीरियड, और हम प्रवेश कर गए नव पाषाण काल में, हम प्रवेश कर गए नियोलिथिक पीरियड में। और नियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है दोस्तों, उसको कहा जाता है जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। इन दैट पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, मनुष्य ने इस काल में कृषि की शुरुआत की थी, उसी को कहा गया नियोलिथिक पीरियड। अब आप इन तीनों पीरियड्स को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों पीरियड में सबसे लंबा पीरियड और सबसे पुराना पीरियड कौन सा रहा? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड को, पूरा पाषाण काल को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है निम्न पूर्व पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। निम्न पूर्व पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से 2 लाख साल पहले तक का समय है। आज से 2 लाख साल पहले तक का जो समय है, उसी को हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 80,000 साल पुरानी बात है। आज से लगभग 80,000 ईयर्स पहले या 80,000 साल पहले का जो पीरियड है, उसी को कहते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और एक होता है उच्च पूर्व पाषाण काल। एक कहलाता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 35,000 साल पुरानी बात है, जो कि आज से लगभग 35,000 ईयर्स पुरानी बात है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पूर्व पाषाण काल। सर अभी मेरा एज 18 नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, एटलीस्ट इस बैच में पढ़ने से आपके बेसिक्स तो क्लियर होंगे। और जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, तो जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप आराम से उस एग्जाम को दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सर जो आपका पीसीएस की जीएस चल रही है, ये बैच उससे बहुत अलग है क्या? मेरे भाई देखो, आप खुद सोचिए, अपना कॉमन सेंस लगाकर हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तो नहीं हो सकता, ये तो आप जानते हैं। इतिहास तो एक ही है हमारे पास भाई। जो अतीत में घटित हुई वो घटनाएं हैं जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री तो एक ही है, लेकिन बस फर्क कितना सा है? फर्क कितना सा है? आपको अलग अलग एग्जाम के लिए उसे अलग अलग लेवल पर पढ़ना होता है। अगर आपको एसएससी लेवल तक
एसएससी के किसी भी एग्जाम के लेवल तक आपको जीएस पढ़नी है तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना, तो आप उसके लिए स्पेशल बैचेस जो हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपको जरूरत कितने की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एमडीएस की, लेकिन बैच ले लिया उसने हिस्ट्री स्पेशल का पढ़ने के लिए। अब मेरे भाई उसे हिस्ट्री स्पेशल में इतनी दुनिया भर की चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है? जब उसका काम यहीं से चल जाएगा, जब उसका एग्जाम यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसे उस बैच में जाने की क्या जरूरत है? सर एसएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है? जी नहीं, एसएससी में केवल इंडियन हिस्ट्री आती है। सर ये बैच यूपी पुलिस के लिए हेल्प करेगा क्या? जी बिल्कुल करेगा यूपी पुलिस के लिए हेल्प। यूपी पुलिस के एग्जाम में चाहे वो यूपी एसआई का पेपर हो या यूपी कांस्टेबल का पेपर, लेवल तो यही आता है ना, ग्रेजुएट लेवल, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। अगर आपने इस बार का एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होता तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आप एक टॉपिक यहां पर कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक यहां पर कंप्लीट करते ही आप टेस्ट इंक ऐप पर जाइए। हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेस्ट इंक। उस टेस्ट इंक एप्लीकेशन पर आप जाकर जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका वहां पर टेस्ट दे सकते हैं, उसका वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना रेलेवेंट एसएससी के पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ये वर्गीकरण रहा, ये कैटेगराइजेशन रहा पूरा पाषाण काल का। लेकिन अगर हम आधे ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें, अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही एग्जिस्ट करती है हमारे देश की सबसे पहली दो सभ्यताएं, हमारे देश की सबसे पहली दो सिविलाइजेशंस, जिसमें एक कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आज से नहीं, जो कि ईसा के जन्म से लगभग 2600 साल पुरानी बात है, 2600 बीसी। सर प्लीज क्लियर कि टेस्ट इंक ऐप पेड है या फ्री? आपने अगर एसएससी की जीएस में अगर आपने करियर विल पर किसी भी बैच में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके लिए एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है। आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच के टेस्ट जाकर आप टेस्ट इंक ऐप पर दे सकते हैं। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, आप आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आधे ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के ही अंतर्गत आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो बातचीत बीपी में चल रही थी, बिफोर प्रेजेंट में, अब ये बीसी कहां से आ गया? तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं तारीखों को। क्या मतलब है बीसी का और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं बीसी को? सबसे पहले बेसिक सा ये समझेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि आज कौन सा वर्ष चल रहा है? दिस इज 2023। आज चल रहा है वर्ष 2023। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वर्ष 2023 है ये किस कैलेंडर के अनुसार है, या ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कहलाता है? इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाइयों के ही एक पोप के द्वारा डेवलप किया गया था, ईसाइयों के ही एक पोप के द्वारा बनाया गया था, जिनको पोप ग्रेगोरी कहा जाता था, जो कहलाते थे पोप ग्रेगोरी। इन्हीं पोप ग्रेगोरी ने ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या किया, डेवलप किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया।
और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के ही जन्म के आधार पर बनाया गया। कहने का मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी के बाद से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो हमें इतिहास पढ़ना है, ना तो हम आज की बात करेंगे, ना ही आने वाले कल की बात करेंगे। हमें तो बैक में जाना है। अगर आज 2023 है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कभी 1000 भी तो रहा होगा, कभी 500 भी तो रहा होगा, कभी 100 भी तो रहा होगा, कभी 0 भी तो रहा होगा। बस यही जो 0 है, और जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वैसे ही शुरू हुआ पहला साल, दूसरा साल, 100, 500, 1000, अब हम पहुंच चुके हैं 2023 तक। कहने का मतलब अब तारीखें घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगी, और अब हमेशा बढ़ते हुए ही क्रम में चलेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आधे ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पुरानी बात है, तो अगर ये ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पुरानी बात है, तो ये आज से कितने साल पुरानी बात होगी? इसमें 2023 साल और जोड़ देंगे। इसका मतलब ये लगभग, अगर आप इसको बीपी में लिखना चाहें तो आप इसको लगभग क्या लिख सकते हैं? 4600 बीपी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, या इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है? तो हमें समझ में आ गया कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जो आधे ऐतिहासिक काल है, उसको हमने दो सभ्यताओं में विभाजित करा है, या इसी के अंतर्गत हम भारत की दो सिविलाइजेशन या दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। और अगर हम इन दोनों सभ्यताओं की बात करें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सभ्यता है, या जो वैदिक पीरियड है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें हम बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का ही पीरियड कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड। और दूसरा कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड है। इसे हमने कहा है आधे ऐतिहासिक काल, इसको हमने कहा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, तो ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 600 बीसी से, 600 ईसा पूर्व से, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले। अगर हमने इसको 600 बीसी लिखा है, तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं इसको 2600 बीपी लिख सकता हूं? यस और नो? क्या आपके अनुसार इसको मैं 2600 बीपी लिख सकता हूं? ये बता दीजिए बस। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये ईसा के जन्म से 600 साल पुरानी बात है, और अब हम ईसा के जन्म से 2023 साल आगे पहुंच चुके हैं। तो आप इसको 2600 बीपी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए।
तो ये है हिस्टोरिकल पीरियड, ये है ऐतिहासिक काल। और अगर हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें, अगर हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें हम किस किस पीरियड के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत होगी 600 बीसी से, या ईसा के जन्म से 600 साल पहले से। तो सबसे ही पहले हम बात करेंगे द इमरजेंस ऑफ महाजनपदास, या महाजनपदों का उदय। ईसा के जन्म से 600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों की अलग अलग लोकेशंस हुआ करती थी, अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। उसी के बारे में हम बात करेंगे 600 बीसी, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपदास। उसके बाद हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य का उदय। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये है 300 ईस्वी तक हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर। और अगर हम मगध एम्पायर की बात करें तो ध्यान रखेंगे, मगध में सबसे महत्वपूर्ण काल जो हमने पढ़ना है वो है मौर्य काल, द मौर्यन पीरियड। हालांकि मौर्य काल शुरू होने से पहले का जो पीरियड है, सर स्टैटिक जीके की क्लास कब होगी? 3 बजे से होगी, दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक। उसका टाइमिंग शायद 9 से 10 शो हो रहा होगा, मैं उसको चेंज करवा देता हूं, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा कि राइज ऑफ मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य के उदय में हम बात करेंगे पहले प्री मौर्यन पीरियड, यानी कि पूर्व मौर्य काल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य काल या मौर्यन पीरियड के बारे में, और फिर हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में। उसके बाद मौर्योत्तर काल जब खत्म हो जाएगा, उसमें हम बात करेंगे उसके बाद गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में। 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो कहलाता है गुप्त काल। उसके बाद होता है गुप्ता पीरियड या गुप्त काल, जो कि हम 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हर्षवर्धन पीरियड या हर्षवर्धन काल, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी।
उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में, यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जो कि हम 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर भारतीय राजवंशों में हम बंगाल के राजवंश, हम राजपूत एरा यानी कि राजपूत काल, दक्षिण भारत में संगम युग और दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे जो पीरियड्स होंगे, ये सारे के सारे जो काल होंगे, वो सब हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल पीरियड में, यानी कि ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम कवर करने वाले हैं हिस्टोरिक पीरियड में या ऐतिहासिक काल में। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली क्लास, जिसमें हमने बात करनी है किसके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। दिस इज क्लास नंबर 1। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, सिर्फ वो पीरियड्स बताए जो हमें कवर करने हैं। अब हम उनको कवर करना यहां पर शुरू करते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप बना लीजिए, अगर आपकी स्पीड तेज है, और अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको इसके पीडीएफ नोट्स तुरंत क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। सर प्लीज टेल मी, जिन्होंने जीएस स्पेशल का बैच कंप्लीट कर रखा है तो क्या उनको भी ये बैच लेने की जरूरत है? मेरे भाई देखो, आज 1 तारीख है और ये बैच, ये सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ये कंप्लीट कर दूंगा मैं 31 अगस्त तक, यानी कि 1 महीना। फीस है मात्र 199 रुपए। तो आप मुझे खुद बताइए, कोई भी समझदार व्यक्ति अगर पूरा का पूरा जीएस स्पेशल आपने पढ़ा भी है तो आपको नहीं लगता है कि 1 महीने के अंदर आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा? अगर आप रिवीजन करने के लिए कोई किताब भी मार्केट में खरीदने जाओगे ना, वो भी इससे महंगी मिलेगी आपको। तो 199 रुपए में अगर आपने पहले जीएस पढ़ी भी है, भाई अगर आपकी पूरी की पूरी टिप पर है, पूरी की पूरी याद है आपको, तो आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है तो आप इस बैच में रिवीजन समझ के पढ़ लीजिए भाई। हम तो 1 महीने में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको करवा देंगे, फिर क्या दिक्कत है बताइए? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए जी शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, जिसके हमें अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टोन एज, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण युग, पाषाण काल के बारे में। तो उसका सबसे पहला पीरियड है स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब वो युग, वो काल जिसमें मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, केवल और केवल पाषाणों का इस्तेमाल करता था। इसीलिए तो हमने उसको स्टोन एज कहा, इसीलिए तो हमने उसे पाषाण युग कहा। सर मुझे डीप पढ़ना है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। तो अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप हिस्ट्री स्पेशल में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो फिर आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता क्या है? देखिए, किसी भी कोर्स को लेने से पहले, किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अब अगर हम पर्पस की बात करें, अगर हम उद्देश्य की बात करें, अब आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्जाम की, लेकिन आपने कहा कि सर हमें तो डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो आप खुद बताइए, जब आप डिटेल में पढ़ लोगे
और फिर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि यार मैं तो फालतू में इतना ज्यादा पढ़ के आ गया, क्वेश्चन तो केवल इतिहास से आए 3, और तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर मैंने ना भी पढ़ा होता तो शायद मैं कर देता। फिर क्या करोगे आप? इसका मतलब फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो ऑब्जेक्टिव एसएससी क्वालिफाई करना था, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो, ज्यादा पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। आप हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ लीजिए, वहां पे आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। लेकिन हर जो कोर्स होता है ना, हर जो सिलेबस होता है, उसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हो, तैयारी एसएससी की कर रहे हो, और मैं यहाँ पे आके फालतू में आपको 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाना शुरू कर दूं। आप बोलोगे कि यार ये आदमी क्या कर रहा है। जितने की आवश्यकता है हमें उतने का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, स्टोन एज वो एज है जिसमें मनुष्य केवल स्टोन्स या केवल पाषाणों का, केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। और ध्यान रखेंगे, इसी के बाद दूसरा पीरियड कहलाता है चाल्कोलिथिक पीरियड, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल। चाल्कोलिथिक पीरियड या ये कहलाता है ताम्र पाषाण काल। और अगर हम चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ये वो काल है, वो पीरियड है जिसमें मनुष्य पाषाण का तो इस्तेमाल करता ही था, पत्थरों का इस्तेमाल तो करता ही था, लेकिन पत्थरों के साथ साथ मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु, सबसे पहली मेटल जो खोजी गई वो कॉपर थी, वो तांबा था। तो जिस पीरियड में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा, उसी को हमने क्या कहा, चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल। और फिर तीसरा पीरियड कहलाता है दोस्तों मेटल एज या धातु युग, जिसमें मनुष्य मुख्य रूप से केवल धातुओं का ही इस्तेमाल कर रहा था, केवल मेटल्स का ही इस्तेमाल कर रहा था। और इस मेटल एज में हम 3 मेटल्स के बारे में बात करेंगे। एक कॉपर, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के बाद आयरन। कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समय है कब से, ये समय है कब का, आज से लगभग 20 लाख साल पुराना। आज से लगभग 20 लाख साल पहले का ही जो पीरियड है, दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड, उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ये पीरियड बेसिकली हंटिंग और फूड गैदरिंग पीरियड कहलाता है। इसे आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मनुष्य के द्वारा मुख्य रूप से क्या की जाती थी, हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या है, शिकार, और दूसरा फूड गैदरिंग। मनुष्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था, हंटिंग किया करता था, और अपने लिए भोजन इकट्ठा करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि ये एक हंटिंग और फूड गैदरिंग पीरियड था। इसको आप शिकार एवं या आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कह सकते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें हुई इन्वेंशन ऑफ फायर, जिसमें आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, आग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इससे मनुष्य अभी तक अनभिज्ञ था। वो नहीं जानता था
कि आग को यूज कैसे करना है, आग का इस्तेमाल कैसे करना है। पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड माना जाता है दोस्तों जिसमें ऑस्ट्रिचेस होने या शुतुरमुर्ग होने के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पिछले ही साल 2022 में पूछा गया था। और पूछा गया था कि बताइए शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिचेस के होने का जो प्रमाण है वो हमें किस काल में मिलता है, पुरा पाषाण काल में। तो पुरा पाषाण काल में भी ऑस्ट्रिचेस हुआ करते थे, शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। और इस काल में जो मनुष्य हुआ करता था, जो ह्यूमंस हुआ करते थे, वो किस जाति के थे, उसे नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का कहा गया है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। पैलियोलिथिक पीरियड में रहने वाले जो मानव हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, उन्हें नेग्रिटो रेस का माना गया है, नेग्रिटो जाति का माना गया है। सर ये यूपी पुलिस के लिए भी है क्या? जी बिल्कुल है, यूपी पुलिस के लिए। पढ़िए, इसमें बनिए यूपी दरोगा, यूपी कांस्टेबल। इसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहला कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरा पाषाण काल, जो कि पीरियड है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले का। और दोस्तों क्योंकि हम स्टोन पीरियड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण युग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर हुआ करते थे, पाषाण हुआ करते थे, वो किस टाइप के पत्थर हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे, वो उन्हें क्वार्टाइट स्टोन्स या क्वार्टाइट पत्थर कहा जाता था। पैलियोलिथिक पीरियड में या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा क्वार्टाइट स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्हीं के औजार बनाए जाते थे। और ध्यान रखेंगे, जिसके एविडेंसेस, जिसके साक्ष्य हमें पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। और इसे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, या चॉपर चॉपिंग पेबुल सिविलाइजेशन या कल्चर भी कहा जाता है। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस हमें उत्तर भारत में पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति या हैंड एक्स कल्चर, जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, जिसके एविडेंसेस हमें मद्रास के निकट, जिसके एविडेंसेस हमें मद्रास के निकट अतिरपक्कम नामक स्थान से मिले हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की ही एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा प्राप्त की गई। और कहां से प्राप्त की गई? तो दक्षिण भारत में मद्रास के ही निकट पल्लवरम नामक स्थान से। और क्योंकि दक्षिण भारत में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्त कुल्हाड़ी या सबसे पहली हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूस फूट के ही द्वारा प्राप्त की गई, इसीलिए हम रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत की प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ही किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है।
इसके अलावा इस पीरियड के हमें एविडेंसेस बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट क्या करती है, स्थित है। और ध्यान रखेंगे, निम्न पुरापाषाण से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण और पशुओं के जीवाश्म हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ही नहीं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के भी हमें कई उपकरण, कई टूल्स, कई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहां से मिले हैं, बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य का प्रथम मानव कपाल या फर्स्ट स्कल कैल्प, जिसको क्या कहा गया है, होमो इरेक्टस कहा गया है। मनुष्य का या जो सबसे पहला मानव कपाल है, सबसे पहला जो स्कल कैप है, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे ये नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश के ही निकट हथनोरा विलेज या हथनोरा ग्राम से हमें प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो पंजाब में सोहन रिवर वैली, उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली और मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली तक क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। उसके अवशेष इन तीनों वैलीज में हमें मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसी पीरियड का एक और महत्वपूर्ण स्थल, एक और महत्वपूर्ण साइट क्या है, होसंगी। होसंगी नामक स्थान का संबंध भी किससे है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। इसके बाद अगला होता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पुरा पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 80,000 साल पुरानी बात है, जो कि बिफोर प्रेजेंट 80,000 ईयर्स की बात है। अब क्योंकि ये भी स्टोन पीरियड है, क्योंकि ये भी पाषाण काल है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि इस काल में मनुष्य के द्वारा किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था या कौन से स्टोन्स इस काल में मनुष्य के द्वारा यूज किए जा रहे थे। तो अगर हम इस काल में, इस पीरियड में पत्थरों के इस्तेमाल की बात करें तो ध्यान रखेंगे, इन दैट पीरियड जेस्पर, फ्लिंट एंड चर्ट स्टोन्स वर यूज्ड। इस काल में मनुष्य के द्वारा जेस्पर, फ्लिंट और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस पीरियड में ही इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो औजार बनाए जाते थे, जो टूल्स बनाए जाते थे, उन्हें फलक कहा जाता था। और फलक उन टूल्स को कहा जाता था, उन औजार को कहा जाता था जो कि पत्थर तोड़कर बनाए जाते थे। पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले उपकरणों को, टूल्स को या औजारों को ही क्या कहा गया है, फलक। और इसी को फलक कल्चर या फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास चकिया नामक स्थान, बेलन घाटी इलाहाबाद मिर्जापुर के समीप, पलामू नामक स्थान जो कि झारखंड में है, भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र का नेवासा नामक स्थान। ये सारे के सारे वो पीरियड हैं जिनका संबंध है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से। इसके बाद अगला होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 35,000 साल पुरानी बात है, जिसे उच्च पुरा पाषाण काल कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही वो पीरियड है जिसमें इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का, यानी कि जो होमोसेपियंस है, जो मानव की होमोसेपियंस जाति है, उसका उद्भव ही अपर पैलियोलिथिक पीरियड में माना जाता है। इस पीरियड में
बनाए गए उपकरण, बनाए गए औजारों को क्या कहा जाता था? ब्लेड का कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के हमें कुछ गुफा शैलाश्रय और गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई हैं। केव शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स भी इसी काल की हमें मिली है। कहां से मिली है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और मध्य प्रदेश के जिले में ही एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कहलाता है भीमबेटका, जो कहलाता है भीमबेटका। यहां से भी हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड के क्या मिले हैं? शैलाश्रय मिले हैं और गुफा चित्रकारी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो भीमबेटका से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद अगला होता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का पीरियड है। अभी तक तो मनुष्य का उद्देश्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाने का क्या था? जानवरों का शिकार करना। लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में उन उपकरणों का, उन टूल्स का, उन औजारों का जो आकार था वो छोटा हो गया। और उन्हीं छोटे आकारों को ही क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथ्स कहा गया है। मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड माना जाता है जिसमें मनुष्य के मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले हैं। कहने का मतलब पैलियोलिथिक पीरियड में तो हमें मानव अस्थियों का या मानव अस्थि पंजर का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। वो सबसे पहले हमें प्राप्त हुए मेसोलिथिक पीरियड से। इस पीरियड की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा स्थल कहलाता है राजस्थान का बागौर नामक स्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जगह है जो कहलाती है बागौर। और बागौर को ही इस पीरियड का या इस काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा पीरियड माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही वो पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड जिसमें मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन या पशुपालन की शुरुआत की गई थी। और मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस, साक्ष्य हमें दो जगह से मिले। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान और राजस्थान के भीलवाड़ा का बागौर। यही दो पीरियड है जहां से, यही दो स्थल हैं जहां से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले डोमेस्टिकेशन या पशुपालन किए जाने की एविडेंसेस हमें मिले थे या हमें प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगला होता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल, जो कि आज से 10,000 साल पुरानी बात है और उसके बाद का ही जो पीरियड है उसी को हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था एक सवाल कि बताइए नियोलिथिक पीरियड का ही अन्य नाम क्या है? इसको हम न्यू स्टोन एज, नव पाषाण युग भी कहते हैं। इस युग में, इस काल में मनुष्य के द्वारा जो औजार बनाए गए उन्हें सिल्ट कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था सिल्ट। और यही वो पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जिसमें मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के जो सबसे पहले एविडेंसेस थे वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से हमें मिले कि इस पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी। और यही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य ने कृषि करनी शुरू की। और क्योंकि कृषि करनी शुरू की, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत की, तो भैया स्वाभाविक सी बात है स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य और उपमहाद्वीप की प्रथम मानव बस्ती भी हमें कहां से मिली? मेहरगढ़ से। भाई मेहरगढ़ ही वो स्थान है जहां पर मनुष्य के स्थायी जीवन के साक्ष्य हमें मिले कि क्योंकि मनुष्य ने वहां पर बसना शुरू किया। और मनुष्य वहीं बसेगा
जहां पर उसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा, पानी, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज, जहां पर वो कृषि करेगा, क्योंकि कृषि करने के बाद फसल के उगने का, फसल के ग्रो होने का और फसल के कटने का भी तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए स्थायी जीवन का सबसे पहला साक्ष्य और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहली कॉलोनी, सबसे पहली मानव बस्ती हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई है। और इसके अलावा मेहरगढ़ में मकानों के जितने भी अवशेष या रिमेन्स हमें मिले हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वर्गाकार और आयताकार आकार के हुआ करते थे। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा किया गया इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार भी नियोलिथिक पीरियड में ही माना जाता है। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण स्थल, कुछ फेमस साइट्स, जिसमें सबसे पहले याद रखेंगे कैटल हुयुक। एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तुर्की के कोनिया नामक स्थान पर कैटल हुयुक नामक स्थल है, जिसको नियोलिथिक पीरियड का ही माना गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो स्थल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम नामक स्थान और जम्मू कश्मीर का ही गुफकराल नामक स्थान। ये दोनों की दोनों वो जगहें हैं जहां से हमें पिट ड्वेलिंग्स यानी कि गर्तावास प्राप्त हुए थे, ऐसी कब्रें प्राप्त हुई थी, ऐसी कब्रें हमें वहां से मिली थी जहां पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल नामक स्थान से हमें कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं, कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जहां पर मालिक को तो दफनाया ही गया, जहां पर व्यक्ति को तो दफनाया ही गया, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। यानी कि मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये एविडेंस हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल नामक स्थान से मिला। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नियोलिथिक पीरियड में ही हमें धान की खेती का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। धान की खेती मतलब चावल की कृषि। मनुष्य के द्वारा चावल की कृषि किए जाने के एविडेंसेस उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के ही समीप कोल्डी हवा नामक स्थान से हमें मिले हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल जो कि बिहार का चिरांद नामक स्थान है, जिसे नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल का ही स्थल माना जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स या ग्रेव्स या मेमोरियल्स, महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक के प्रकार। किस किस प्रकार की कब्रें हमें मिली हैं? एक कहलाता है केन सर्कल्स, संगोरा वृत्त। कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में लगाना, उसी को क्या कहा जाता था? केन सर्कल्स। उसी को संगोरा वृत्त कहा जाता था। एसएससी में पूछा जा चुका है। दूसरा कहलाता था डॉलमेन, जो कि सिंगल चैम्बर एक मेगालिथिक मकबरा हुआ करता था। और एक और इंपॉर्टेंट है मेनहिर। मेनहिर का मतलब हुआ करता था कब्रों के बाहर पत्थरों को खड़ा करके रख दिया जाता था, जो प्रथा वेस्टर्न यूरोप में चला करती थी। लेकिन इसी के एविडेंसेस, इसी के कुछ साक्ष्य हमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में यानी कि दक्षिण भारत में भी देखने को मिले हैं। इसके बाद है चालकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाण काल। आज से लगभग 5000 साल पुरानी बात है ये। इस समय मनुष्य के द्वारा पत्थरों और तांबे का इस्तेमाल करके ही औजारों को बनाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि तांबे का सबसे पहला प्रयोग आज से 5000 साल पहले हुआ था, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। सर, मकबरा क्या होता है? कब्र के ऊपर जो बनाई जाने वाली इमारत होती है,
या स्मारक होता है, मॉन्यूमेंट होता है, उसी को मकबरा कहते हैं। उसके बाद इसके सबसे पहले एविडेंसेस हमें अतिरपक्कम नामक स्थान से, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मद्रास का अतिरपक्कम नामक वो स्थान है जहां से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, और इसी को प्री हड़प्पन कल्चर या पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद मेटल एज या धातु युग, जिसको हम 3 धातुओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कॉपर एज, ताम्र युग, जिसके अंतर्गत हमें मिली है हाथ की कुल्हाड़ियां, भाले, मानव मूर्तियां, और इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो मुख्य रूप से गंगा घाटी में ही मिले हैं। एक होता है ब्रॉन्ज एज, कांसा। हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य के द्वारा, भाई हड़प्पा संस्कृति के ही लोगों के द्वारा कॉपर में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था, और कांसे की ही एक नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें, आयरन एज, लौह युग, तो विश्व में सबसे पहले लोहे का आविष्कार 1400 बीसी में माना जाता है, तुर्की या एशिया माइनर में। लेकिन भारत में लोहे की सबसे पहले एविडेंसेस 1000 बीसी, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले हमें उत्तर प्रदेश के एटा के ही समीप अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिले थे, या अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, आज हमने सबसे पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात की, और एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक कवर किया जिसमें हमने बात की प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। लेकिन अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें बात करनी है 2 सिविलाइजेशंस के बारे में, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी 3 बजे। जुड़ जाइएगा जरूर स्टैटिक जीके की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।